हेलो मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है नालंदा आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम बात करने वाले हैं ना, कुछ साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करते हैं, ठीक है। एक्चुअली साइंस एक मेजर पोर्शन है आप लोगों के लिए, आपको प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी उसकी, है ना। हर सब्जेक्ट जरूरी है पढ़ना। आज जरा कुछ साइंस के क्वेश्चंस की बात करते हैं। आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, कोयले की खान जो आई मीन मेन्स होती है कोयले की, से प्राय विस्फोट के दौरान कौन सी गैस निकलती है। तो आप याद रखिएगा, कोयले की खान हो, है ना, चाहे कोयले की खान हो, चाहे आपका कहना चाहिए पशु जो जुगाली करने वाले पशु हैं वो हों, या आपका दलदली भूमि वाला क्षेत्र हो वो हो, या आपका समुद्री क्षेत्र हो, या आपका भूमि के अंदर गर्त गड्ढा हो, या फिर आपका कहना चाहिए धान का खेत हो, इन सब से अगर कोई गैस निकलती है तो उस गैस का नाम क्या है? मिथेन। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप भूलेंगे बिल्कुल भी नहीं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपका धान का जो मैदान होता है, धान के जो खेत होते हैं वो, आपके जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं वो, भूमि का कोई ऐसा क्षेत्र जो दलदली है वो, समुद्र का क्षेत्र, इन आदि क्षेत्रों से निकलने वाली गैस मिथेन होती है, ठीक है। एक्चुअली हम बात कर रहे हैं कोयले की, तो देखना, जो विश्व का हमारा ऊर्जा प्राप्त होती है ना, हमें विश्व की लगभग 30% किस पर आधारित है? कोयले पर आधारित है। इसलिए कोयले को उद्योग की जननी कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था निम्न में से कौन सा उद्योग की जननी है, तो वो कोयला है, ठीक है। अब जब कोयले की थोड़ी सी बात आप करते हैं, तो कोयले को हम चार प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। देखना, एंथ्रेसाइट, ब्यूटिमेंस, लिग्नाइट और पिट कोयला। इसका जो निर्धारण होता है वो कार्बन के आधार पर होता है, जिसमें कार्बन 80 से 90% है, तो उत्कृष्ट है, सबसे अच्छा है। इसके जलने पर धुआं भी नहीं होता, इसे एंथ्रेसाइट बोलते हैं, ठीक है। अगर कार्बन की मात्रा 55 से 65% तक है तो विटामिन से, ठीक है, गोल्डवाना काल का। और विश्व में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कोयला भी विटामिन से। दोनों एग्जाम के क्वेश्चन है, समझ लेना चीज को। नेक्स्ट आपके लिए लिग्नाइट। लिग्नाइट भूरा कोयला होता है और जलने पर धुआं भी ज्यादा देता है। इसमें कार्बन होता है आपका 45 से 55% तक, या 55 से 45% तक आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक है पीट कोयला, ये सबसे नीचे स्तर का कोयला होता है। इसमें 30% तक कार्बन की मात्रा होती है। और दूसरी बात जो है वो याद रखने की, वो ये है कि इसमें ऑक्सीडेशन यानी कि जल की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए एलपीजी। इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है, लिक्विड नहीं लिक्विफाइड है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का मुख्य आधार घटक क्या है, यानी कि एक्चुअली होता क्या है, इसमें हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। मुख्य रूप से कौन से होते हैं? ब्यूटेन और आपका प्रोपेन, C4H10 और C3H6, है ना। ये एलपीजी में होते हैं। पर ये देखना, एलपीजी जो है वो गंधहीन है, इसमें कोई खुशबू या दुर्गंध नहीं होती है। लेकिन अगर इसका रिसाव होगा, अगर ये लीक होगी, तो क्या हो जाएगा? विस्फोट हो जाएगा। तो इस विस्फोट को रोकने के लिए जब इसका लीकेज होता है, तो इसमें एक पदार्थ मिला जाता है, उसका नाम है मरकैप्टन। मरकैप्टन मिलने से क्या होता है, जब भी इसका रिसाव होता है तो हमें जो स्मेल आती है ना, जो दुर्गंध आती है, वो किसकी होती है? मरकैप्टन की। क्योंकि एलपीजी एक गंधहीन है ना, इसमें कोई खुशबू नहीं है। तो मरकैप्टन की स्मेल आती है हम लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए भाई, कांच पर लिखने हेतु किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? देखो, कांच पर जो नक्काशी होती है, लिखते हैं हम लोग, तो उसमें या तो हीरे का प्रयोग होता है बड़ी नक्काशी के लिए। अगर किसी एसिड का यूज आप करना चाहते हो तो वो क्या है आपके लिए? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, इसे HF के नाम से आप जानते हैं। अच्छा, आप जरा मुझे ये तो बताओ, आप लोगों की स्टडी कैसी चल रही है? उम्मीद करता हूँ अच्छे से पढ़ रहे होंगे आप लोग। अच्छा, वो कहानी सुनी क्या आपने, वो कछुए और खरगोश वाली? है ना, लॉकडाउन है, कोरोना का खौफ है ना, और बच के रहने की जरूरत भी है, मगर पढ़ते रहने की भी जरूरत है। क्योंकि कछुए और खरगोश की कहानी मैं मानता हूँ हर किसी बच्चे ने पढ़ रखी है, सुन रखी है, समझ रखी है। तो बस वही कंडीशन है, आने वाले समय भविष्य में हमें बहुत सारे एग्जाम देने हैं। उसके लिए खरगोश बनकर नहीं, अभी से कछुआ बन के काम करते रहो। घर रहो, अच्छे से पढ़ते रहो, चीज़ों को मिस मत करो। अच्छा, एक बात मुझे आप लोग बताओ, आप सबने देखा होगा, एक स्टूल है या कोई चेयर है, तो आपने देखा होगा उसके ना चार पैर होते हैं, है ना, उस पर बैलेंस बनता है। ऐसी हमारी स्टडी का लेवल है एक्चुअली। हमें अगर पढ़ना है तो हमारा हर सब्जेक्ट, अगर सिलेक्शन चाहते हो बेटा, हर सब्जेक्ट को लेकर चलो, चीज़ें घर पढ़ते रहो। कुछ सब्जेक्ट तो इतने इजी होते हैं कि वो एक हफ्ते की तैयारी से भी काम चल जाता है हमारा। कुछ लेंथी सब्जेक्ट्स हैं, पोर्शन कुछ लेंथी होते हैं, तो सबको लेकर चलते रहो। कहीं ऐसा ना हो कि हम एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रहें। घर पढ़ते रहिएगा आप लोग, ग्रुप से आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब नालंदा ये टीम दे रही है ना। आप लोग घर पढ़ते रहिएगा, और भावी भविष्य में मैं आपको, आपका जो कहना चाहिए ना, लेखपाल को लेकर आप जो परेशान हो कि भाई ग्रामीण परिवेश क्या है, ग्रामीण परिवेश कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ढंग से पढ़ लो, संविधान के नोट्स शुक्ला सर के आप लोगों के पास होंगे, उन्हें ढंग से पढ़ो, चीज़ों को समझो। और मैं तो ये बोलता हूँ, हर सब्जेक्ट की एक पर्टिकुलर बुक रखो,
एक पर्टिकुलर बुक, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा दिमाग ख़राब करने की। बुक रखो, सिलेबस तो समझो, चीज़ें क्या हैं, पढ़ते तो रहो। और भाई जो वैल्यू है ना वो टाइम की है, समय की। आप अपना टाइम जहाँ लगाओगे, जहाँ लगा दोगे, वहीं से आपको प्रॉफिट मिलना या जो कुछ भी मिलना है उसका फीडबैक वहीं से मिलना शुरू हो जाएगा। सपोज़ जैसे कि आप मैथ्स ही करते रहोगे, मैथ्स ही करते रहोगे, पूरे दिन मैथ्स करोगे, पूरे दिन मैथ्स करोगे, तो आपका मैथ्स ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा, क्यों? आप उसको टाइम दे रहे हो, फीडबैक आपको मिलना शुरू हो जाएगा। पर अगर इंग्लिश पढ़ रहे हो, पूरे 24 घंटे इंग्लिश पढ़ रहे हो, आप जब भी इतना टाइम मिलता है पढ़ने का 24 घंटे में आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, तो मैथ्स अच्छा हो जाएगा, गारंटी नहीं है। यानी कि इस टाइम को आप कहीं भी लगा दो, कहीं भी, चाहे वो स्टडी हो आपकी, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, कोई रिलेशन हो, कहीं भी लगा दो, वहीं से फीडबैक आएगा भाई, कहीं और से नहीं आएगा। इसलिए इस टाइम की वैल्यू को समझो, क्योंकि सबके पास 24 घंटे ही होते हैं एक दिन में। कोई आईएएस बनता है वो भी, जो नहीं बनता वो भी, जो एक छोटे लेवल की नौकरी करता है वो भी, बड़े लेवल की करता है वो भी, इन 24 घंटे का यूज़ करके बनता है। अंबानी जी हैं, उन पे भी इतने घंटे होते हैं, है ना? और नीचे इस तरह के हम लोग हैं, या कोई भी लोग है आपका, है ना? तो सबके पास 24 ही घंटे हैं। हम लोगों को क्या करना है, इसका यूज़ सीखना है बस। क्योंकि टाइम ही है जो हमें ऊपर लेके आ सकता है, इसका यूज़ कैसे करना है। और रही बात मेहनत की, तो मेहनत कभी किसी की विफल नहीं हुई। सफलता को आप ये क्यों मान रहे हो, सफलता बड़ी होती है? सफलता छोटी छोटी सफलताओं से मिलकर बनी है। आप लोग जानते हो, जैसे कि हम सफलता किसे बोलते हैं, सुबह को जागना, टाइम से उठ जाना, कम बड़ी सफलता है क्या? वो भी सफलता है। सुबह का ब्रेकफास्ट नाश्ता आपने कुछ रेडी करना था, टाइम पे कर लिया, टाइम पे घर से चले गए मार्केट, किसी पार्टिकल की किसी वस्तु को खरीदने के लिए गए, वो आपको मिल गई, ये भी तो सफलता है। छोटी छोटी चीज़ें सफलता होती हैं, और जब सफलता की आदत डल जाएगी ना हमें, तो हम उस सफलता तक पहुंच जाएंगे जो सफलता हमें चाहिए। और असफलता एक्चुअली कुछ भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होती असफलता। असफलता क्या होती है, सफलता में थोड़ी सी कमी रह गई, वो सफलता है। और असफलता कभी भी निराशा नहीं देती, हमें एक नई सीख देती है। इन बातों को सोचो, समझो, पढ़ाई पर फोकस कर लो, अपना करियर बना लो, क्योंकि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। और जो सच है ना, सच वो एक दिन सामने आता है। सच यही है, जो मेहनत करता है वो जरूर पाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? तो देखना, धातु जो है पारा और गैलियम है, जो कि आपकी क्या होती है, हमेशा कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहेगी। क्वेश्चन अधातु का भी पूछ लेता है तो वो ब्रोमीन है, इसे भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, अम्लीय वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? ये क्वेश्चन आप बोल नहीं सकते भाई। देखना, SO2 और NO2 बार बार रिपीट होता है, SSC तो इस क्वेश्चन को पता नहीं कितनी बार पूछ चुका है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, दो आ रखा है ना, डाइऑक्साइड आएगा। नेक्स्ट आपके लिए, चींटी के काटने पर जो जलन महसूस होती है वो कौन सा अम्ल होता है? तो याद रखना, लाल चींटी में फार्मिक एसिड होता है। क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, लाल चींटी की बात कर रहा हूँ मैं। एक्चुअली चींटी में कौन सा होता है, फार्मिक एसिड होता है, जो फलों के रसों को सुरक्षित रखता है, ठीक है। लेकिन जो चींटी काटती है, जलन महसूस होती है, वो किसके कारण होती है? मैथोनिक एसिड के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, मानव शरीर में मांसपेशियों की गति के लिए कौन सा लवण सहायक है? हमारी जो बॉडी है मोशन करती है ना, हमारी जो मांसपेशियां हैं, तो उसके लिए ये क्वेश्चन नया है काफ़ी बच्चों के लिए, क्योंकि अभी तो पूछा गया, 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है SSC के थ्रू। ठीक है, तो मानव शरीर की मांसपेशियों की गति करने के लिए कौन सा लवण सहायक है? वो है आपका नमक, NaCl, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके लिए, जरा ये काफ़ी क्वेश्चनों को एक साथ जोड़ दिया है आप लोगों के लिए, ताकि एक ही पॉइंट से ज़्यादा क्वेश्चन सीख पाओ। पारा, जिसे मरकरी बोलते हैं, Hg उसका सिंबल है, का परमाणु क्रमांक 80 होता है। कितना होता है? 80, ठीक है। इसका प्रमुख अयस्क कौन सा है? अयस्क होता है जिससे जिससे जिस तत्व की प्राप्ति की जा सकती है ना? तो यानी कि अगर आपको पारा प्राप्त करना है तो किससे कर सकते हैं आप? सिनेबार से, ठीक है। इसका मुख्य अयस्क सिनेबार। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं आप पारे का? वायु दाब मापी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ना, वायु दाब मापी में क्या होता है? पारा। ताप मापी में थर्मामीटर, जो आप अपना फीवर वगैरह चेक करने के यूज करते हो, ताप मापी में, धातु के अमलगम में, है ना, और सिंदूर में, और ट्यूबलाइट आदि बनाने में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। इसका भंडारण आप किस धातु के बर्तन में करोगे? क्वेश्चन ये है आपके लिए। तो एक बात याद रखना भाई, जो पारा है ना, वो हर धातु के साथ क्रिया करके अमलगम बना सकता है, लेकिन अगर नहीं बना सकता तो लोहे के साथ। तो जब लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाएगा, यानी कि लोहे में पारा पारा रहने वाला है, तो किसका प्रयोग करते हैं, किस धातु का प्रयोग करते हैं? लोहे का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रखा है आपके लिए, नोबल गैसेस, ये उत्कृष्ट गैसेस कौन सी हैं? तो देखना, इनके नाम कई बार ऐसा एग्जाम में पूछ लेता है, जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जिनान है और रेडान है। तो आप देखना, हीलियम के बारे में आप लोग जानते हो,
मौसम संबंधी जो गुब्बारे होते हैं उसमें हीलियम भरते हो आप, है ना। तो आप कृत्रिम श्वसन लेने में ऑक्सीजन के साथ मिला देते हो आपको। और नियोन का यूज़ कहाँ करते हो भाई, ये सुन लेना, पॉइंट एग्जाम ही पॉइंट है सारे। नियोन का प्रयोग आप कहाँ करते हो, नियोन का प्रयोग आप कर लेते हो लैंपों में, है ना, जहाँ की हवाई पट्टी नहीं होती, यानी कि एयरपोर्ट वगैरह एरिया में, तो वहाँ पे चमक पैदा करने के लिए इन सब चीज़ों के लिए भी नियोन का यूज़ होता है। और आर्गन तो आप लोग जानते हो भाई, आर्गन के बारे में, आर्गन का क्या कर यूज़ करते हो आप, बल्बों में भरने के लिए, है ना। और एक बात और याद रखिएगा, बल्ब का फिलामेंट का कार्यकाल बढ़ाने के लिए, जीवन अवधि बढ़ाने का भी काम आर्गन करती है। नेक्स्ट क्रिप्टन, है ना। क्रिप्टन क्या क्या प्रयोग करते हो आप, इसका विद्युत विसर्जन लैंपों में यूज़ करते हो आप, ठीक है। जीनॉन क्या है, एक उत्कृष्ट रेडियोधर्मी गैस है, ठीक। कैंसर के इलाज में इसका यूज़ करते हैं जीनॉन का भी, है ना। और रेडान का भी सेम कंडीशन है, रेडान भी क्या होता है भाई, कैंसर के इलाज में यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ रखा, प्रकाश की चाल, फिर बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन भी कहीं क्वेश्चन का समायोजित क्वेश्चन है ना, कहीं काफ़ी पॉइंट समायोजित कर दिए एक ही पॉइंट में। तो प्रकाश की चाल निर्वात में या वायुमंडल में कितनी होती है भाई, 3 × 10⁸ एक क्वेश्चन ये पॉइंट तैयार हुआ। फिर है पानी में कितनी होती है प्रकाश की चाल, तो 2.25 × 10⁸ यानी कि 2.25 10⁸ तारपीन के तेल में कितनी होती है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है इसलिए दे रहा हूँ। तारपीन के तेल में 2.004 × 10⁻⁸मीटर प्रति सेकंड, है ना। तो 3 पॉइंट तो ये मिल गए। फिर क्वेश्चन पूछेगा कांच में कितनी होती है, तो कांच में कितनी होती है, 2 × 10⁸ है ना, 2 × 10⁸ 4 यूनिट है, चारों याद कर लेना, काम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिए समतल समतल दर्पण एक्चुअली लिख दिया। क्वेश्चन आएगा ले प्रकाश का परावर्तक या प्रकाश का सबसे बड़ा परावर्तक या पूर्ण परावर्तक कौन होता है, तो समतल दर्पण होता है, याद भी रखना ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, किसी वस्तु का स्पष्ट दिखाई देना प्रकाश का परावर्तन बने द्वारा है। जैसे आप लोग देख रहे हो ना अपनी स्क्रीन को, और ये स्क्रीन आपको पूर्णतः दिखाई पड़ रही है, तो ये प्रकाश का परावर्तन है। आपकी आंख से प्रकाश, जो आई मीन आपकी आंख से निकलने वाला प्रकाश कहाँ टकरा रखा है भैया, इसकी स्क्रीन, आपके फ़ोन की स्क्रीन पर, या आप जहाँ भी देख रहे हो उसको वीडियो को, टकरा कर फिर आपको उस पर दिखाना शुरू। यानी किसी भी वस्तु का दिखना अगर संभव है तो प्रकाश के परावर्तन के कारण संभव है। जबकि अब पॉइंट चेंज हो रहा है क्वेश्चन यहाँ से, जबकि तारों का टिमटिमाना, पानी में पड़ी छड़का, तिरछा दिखाई देना, आप लोग देखते हो ना, आपको तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं पानी में। अगर आपका, हम जब नहा रहे होते हैं एक्चुअली, कई बार कंडीशन ये होती है सभी के साथ, जो हमारा जो मग होता है ना, वो हमें ऐसा दिखता है कि थोड़ा तिरछा टाइप का, या थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। तो वो भी वो कंडीशन, यानी कि पानी में किसी भी वस्तु का तिरछा दिखाई देना। तालाब में जो मछली तैर रही होती है ना, वो थोड़ी ऊपर दिखाई देती है ना। तो तालाब में मछली का ऊपर दिखाई देना आदि ऐसी घटनाएं प्रकाश के किस क्रियाकलाप पर आधारित हैं, तो ये प्रकाश का अपवर्तन है, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन, क्योंकि आप लोग पढ़ते हो प्रकाश आलम्बन से उद्दीपन की तरफ चलता है ना। तो एक इधर से आएगा संगन से विरल माध्यम की ओर, तब दिक्कत करता है ना, तो इसे प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी एक साथ इकट्ठे हो रखे हैं। गर्मी के दिनों में कपड़ों का जल्दी सूख जाना, कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, है ना। घड़े के पानी का ठंडा हो जाना, देखते हैं आप घड़े में पानी रखते हैं गर्मियों में, है ना, वो ठंडा होता है हमें। और पसीना आने पर पंखे की हवा का ठंडा लगना, ये सब किसके कारण संभव है, तो ये है आपका बाष्पीकरण क्रिया। जो बाष्पीकरण होता है ना, तो आप देखते हो छोटे छोटे छिद्र होते हैं घड़े में भी, है ना। तो उससे क्या होता है, पानी ठंडा हो जाता है, ठीक है। और हमारी भी जो बॉडी है ना, उसमें भी छिद्र होते हैं, वो उसमें फिर हवा ठंडी लगती है ना, तो हमें अच्छा सा लगता है। कपड़े सूख जाना सही कि बाष्पीकरण के कारण संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रखा आपके लिए भाई, गर्म पानी की अपेक्षा जल की बाष्प भाप से या बाष्प से हाथ अधिक जलन महसूस करता है। आपने कई बार देखा होगा, अगर कि बर्तन में दूध या पानी गर्म हो रहा है, और उसके ऊपर अगर हम हाथ ले गए, है ना, तो उसकी जो भाप निकल रही हो, तो उससे हमारा क्या होता है, हाथ पूर्णतः जल जाता है। इसी बर्तन से भाप निकल रही है, और इसके ऊपर अगर हम यहाँ पर हाथ लेके आए, तो क्या होगा, हमारा हाथ जल जाता है, बड़ा जलन महसूस करते हैं, है ना। तो वो क्यों करते हैं, तो उसका कारण है गुप्त ऊष्मा। क्योंकि बाष्प की जो गुप्त ऊष्मा है, यानी कि उसके अंदर जो ऊष्मा संचित है वो ज़्यादा है, इसलिए जब ज़्यादा ऊष्मा होगी तो ज़्यादा ऊष्मा प्रदान करेगा, और जब ज़्यादा ऊष्मा प्रदान करेगा तो जलन भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अब ये पॉइंट समझ में आ गया। अब ये याद रखना भविष्य के लिए, क्वेश्चन देखना पॉइंट क्या है, जल के बाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितनी है, 536 कैलोरी प्रति ग्राम। ये भूलेंगे नहीं आप। जो आपका पानी होता है ना, इसकी जो भाप होती है, पानी से जो भाप उठती है, उसकी गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, 536 कैलोरी प्रति ग्राम। और बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा, जब बर्फ पिघलना शुरू होता है तो भी वो ऊष्मा छोड़ता है ना, तो वो गुप्त ऊष्मा कितनी होती है आपकी, 80 कैलोरी प्रति ग्राम। तो दोनों पॉइंट याद रखने की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रखा आपके लिए, परम शून्य ताप कितना होता है। परम शून्य का मतलब होता है उसके नीचे ताप संभव नहीं है, परम शून्य है, अब इससे नीचे ताप संभव की कल्पना हम नहीं कर सकते। तो वो कितना है, 0 केल्विन।
या -273 डिग्री सी। ठीक है, परम शून्य ताप समझ रहे हो ना, इसके नीचे ताप की परिकल्पना नहीं कर सकते, इसके नीचे ताप संभव नहीं है। तो 0 केल्विन हो गया आपका, या -273 डिग्री सी हो गया। ठीक है, और कारण क्या होता है, इस ताप पर, ये ताप आपका 0 -273 डिग्री सी है, इस ताप पर पदार्थ के अणु की गति लगभग शून्य हो जाती है। तो जब पदार्थों में गति नहीं होगा, मोशन ही नहीं होगा, तो टेम्परेचर इंक्रीज कैसे होगा। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा, एसआई मात्रक जो है, या एसआई मात्रक जो कौन सा पैमाना है जिसे एसआई मात्रक मान रखा है, तो वो आपका केल्विन पैमाना है। ठीक है, याद रखना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए भैया, नींबू, संतरा और अंगूर में साइट्रिक एसिड होता है। बात समझ रहे हो ना, जितने भी खट्टे फल होते हैं ज़्यादातर, इनमें कौन सा एसिड मिलता है आपको, साइट्रिक, याद रखिएगा। और सेब में कौन सा होता है, मैलिक। ठीक, सिरके में कौन सा होता है, सिरका या अचार जो हम लोग खाते हैं वो एसिटिक होता है, एसिटिक एसिड। तो इमली में कौन सा होगा, इमली में होगा आपका टार्टिक एसिड। ठीक है, तो आपके पास जितने भी क्वेश्चन है इसको एक दो बार रिपीट कर लेना, ढंग से पढ़ लेना, आपको काफ़ी पॉइंट समझ में आ जाएंगे। ठीक, और मैं फिर बोल रहा हूँ, फोकस कर लो स्टडी पर, पढ़ लोगे, सिलेक्शन पा जाओगे, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अच्छे से पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाई पर लग जाओ, अपना ज़्यादा समय अपनी स्टडी को दो। थैंक यू।